और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। शिवसेना की मीटिंग खत्म हुई है। 50-50 के फार्मूले पर बात हो, शिवसेना ने यह मुतालबा किया है। जी हां, शिवसेना की मीटिंग में आज ये तय हुआ कि 50-50 के फार्मूले पर बात हो। शिवसेना ने यह मुतालबा किया है मीटिंग में। शिवसेना के इस मौक़िफ़ से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी ने इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ा था, जिसमें शिवसेना की आज मीटिंग हुई। मीटिंग में 50-50 के फार्मूले पर बात हो, शिवसेना ने इस चीज़ का मुतालबा किया है और शिवसेना के इस मौक़िफ़ से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल ही न्यूज़ 18 उर्दू पर हमने बताया था कि शिवसेना की नीयत बदल सकती है। शिवसेना जब से आदित्य ठाकरे को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, इलेक्शन लड़वाया, शिवसेना की ख्वाहिश ये है कि सेना की तरफ से चीफ मिनिस्टर के तौर पर नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट किया गया है। और आज की इस मीटिंग में यही तय किया गया कि 50-50 के फार्मूले पर बात हो। शिवसेना ने यह मुतालबा किया है, जिसके लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आदरणीय अरविंद भाई शाह और मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने इलेक्शन के पहले जो वादा किया था कि दोनों पार्टियों को 50-50 का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। कुछ कारण की वजह से 144 सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। फिर भी ये युति हिंदुत्व के मुद्दे पे है, इसलिए ये इलेक्शन हो गया है और युति भी अभेद्य रखनी है। तो जो 50-50 का फॉर्मूला, मुख्यमंत्री पद 2.5 साल और बाकी के खातों का बंटवारा जो तय हो गया, वो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने लिखित स्वरूप में आदरणीय उद्धव जी को देना चाहिए और उसके बाद में ये सरकार स्थापन होगी। मगर तब तक ये सरकार स्थापन नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था, वो वादा पूरा करना चाहिए, ऐसी भूमिका उद्धव जी की है। और हमें सभी विधायकों ने एक मुखी ठहराव किया है और उद्धव जी को सर्वाधिकार दिया है, जिसकी वजह से उद्धव जी जो भी निर्णय लेंगे, वो निर्णय शिवसेना के सभी विधायकों को वो बांटने की बात है। मगर पहली बात ये है कि किसी भी हालत में जो 50-50 फार्मूला है, वो 50-50 फार्मूला का अमल होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो भी निर्णय लेंगे वो उद्धव जी को सर्वाधिकार दिया गया। तो उद्धव ठाकरे तय करेंगे। उद्धव ठाकरे की तरफ से यही बात मीटिंग में तय की गई, जैसा कि शिवसेना के तर्जुमान ने कहा कि 50-50 के फार्मूले पर गौर हो, ये बात शिवसेना की मीटिंग में कही गई है। तो सीधे तौर पर शिवसेना की मीटिंग में यह तय कर लिया गया है कि 50-50 के फार्मूले पर बात हो और शिवसेना ने यह मुतालबा किया है। सेना के इस मौक़िफ़ से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और मनोहर लाल खट्टर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदर चुन लिया गया है। सदर चुने जाने के बाद मनोहर लाल खट्टर थोड़ी ही देर में गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने नए हलीफ जमात के साथ साफ सुथरी हुकूमत देने की कोशिश करेंगे, जैसे गुज़श्ता 5 वर्षों में हमने हुकूमत चलाई है। स्वीकार करते हैं। और आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे 40 विधायकों ने अपने केंद्र से आए पर्यवेक्षक श्री रविशंकर जी और हमारे श्री महामंत्री डॉक्टर जैन जी महामंत्री, सबके सामने सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से जो मुझे नेता चुना है, मैं सर्वप्रथम सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार 5 वर्ष हम लोगों ने मिल करके साफ सुथरी एक स्थायी सरकार पिछले कार्यकाल में चलाई है, अपने पूरे विधायक मंडल को साथ लेकर और उसी प्रकार एक अच्छी साफ सुथरी स्थायी सरकार चलाने का प्रयत्न करेंगे। और बीजेपी सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने मनोहर लाल खट्टर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदर चुने जाने पर मुबारकबाद दी है।
मैं भी आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और हम लोग की शुभकामना है कि इनकी अगुवाई में एक स्थायी और ईमानदार योग्यता से काम करने वाली सरकार चलेगी और हरियाणा का विकास होगा, जैसा पिछले 5 वर्षों में हुआ है। हमारी ओर से, अरुण जी की ओर से, डॉक्टर जैन की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से बात करते हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबी नताज पर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला के बयान पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार से मायूस हो चुकी है, इसलिए ऐसे बयानबाजी कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे को सीएम के ओहदे पर फायज करने की मांग को लेकर एक सवाल के जवाब में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसमें कोई पेच नहीं है, इनके शिवसेना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो सरकार बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हैं। सर, अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, दोनों राज्यों में जो जनादेश मिला है, लेकिन वही जो हरियाणा में सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है, और रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह से कमेंट किया है दोनों पार्टियों पर, कैसे देखते हैं इसको? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सरकार महाराष्ट्र हरियाणा में फिर से बनने जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ और हरियाणा में जेजेपी के साथ सरकार बन रही है। कांग्रेस हताश है, निराश है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। सर, देखा जाए तो महाराष्ट्र में जगह जगह होर्डिंग लगा है आदित्य ठाकरे को लेकर के, वहाँ मांग चला कि आदित्य ठाकरे को भी बनाया जाए, और इसी पेज पे देखा जाए तो पेज फंसा हुआ है 50-50 का। कोई पेच नहीं है, बहुत अच्छे से हमारे संबंध हैं शिवसेना से और सरकार हमारी बन जाएगी। सर, देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष तिवारी, वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं कि भगत सिंह को और भी जो क्रांतिकारी उनको क्या नाम है भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग जब सरकार में थे तो उन्होंने किनको किनको भारत रत्न दिया, किनको नहीं दिया, ये एक विचार का विषय है। अभी देश के बहुत से रत्न हैं जिनको भारत रत्न मिलना बाकी है और उस पर विचार होगा। ये कोई बयानबाजी का और मांग का विषय नहीं है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जम्मू कश्मीर में ट्रक ड्राइवर और मेवा फरोशों पर हमले की मजम्मत की। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने दफा 370 को हटाने के ताल्लुक से कहा कि इसे हटाने के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए लिया गया। कश्मीरियत की जो संस्कृति है उसको आज मिलिटेंट नष्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए आए हुए जो हमारे देश भर के आने वाले व्यापारियों को डरा धमकाने का जो प्रयास हो रहा है, कुछ लोगों को मारने का प्रयास हुआ है, इससे वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती से इस प्रकार की गतिविधि से निपटेंगे। राम माधव ने पाकिस्तान की जानिब से एलओसी और बैन अल-अक़वामी सरहद पर बिलाश्तियाल फायरिंग की भी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से निपटेगी। पाकिस्तान इस समय किसी न किसी रूप में कश्मीर वैली में अशांति फैलाने का प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रयास को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम करेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पक्का है। बीजेपी को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ा धचका लगा है। कुल 281 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 81 सीटें हासिल कर पाई। आजाद उम्मीदवारों ने किसी बड़ी सियासी पार्टी की गैर मौजूदगी में 217 नशिस्तें अपने नाम करते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जाहिर है ऐसे में अपोजिशन मायूस कुन कारकर्दगी के लिए बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है। पेश एक रिपोर्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ी हिज़्ब मुखालिफ पार्टियों की गैर मौजूदगी से बीजेपी को सीटें हासिल करने में कोई मदद नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी ने बीडीसी इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वोटर्स की हिस्सेदारी काफी अच्छी थी, ताहम इन इंतखाबात के नताइज ने बीजेपी और हत्ता की दूसरी सियासी पार्टियों को भी चौंका दिया है। बड़ी सियासी पार्टियों कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मुकाबला न होने से बीजेपी अक्सर नशस्तों पर सफाया करने की ताक में थी।
बीजेपी ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख तीनों खित्तों की 281 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ताहम ये सिर्फ 81 सीटें जीत पाई। जम्मू में मजबूत दावेदार होने के बावजूद तमाम 181 नशिस्तों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। ताहम इसकी झोली में सिर्फ 54 सीटें आईं। अपनी शिकस्त को कबूल न करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पार्टी की साख को बनाए रखते हुए कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है। कड़ा मुकाबला था, हर सीट के ऊपर 6-6, 8-8, कई 10-10 कैंडिडेट्स भी खड़े थे। जीत हार जिसकी भी हुई, दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं, किसी न एक की जीत होगी, एक को जीत नहीं देखनी पड़ती है, लेकिन अंतोगत्वा लोकतंत्र की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अलगाववादियों की, पाकिस्तानियों की, कांग्रेसियों की, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों की और पीडीपी वालों की और हुर्रियत वालों की हार हुई है। आजाद और कई सियासी जमातों की जानिब से खड़े किए गए प्रॉक्सी उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 217 सीटों पर जीत दर्ज की है। कश्मीर में इन्होंने 109 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली। पैंथर्स पार्टी जैसी छोटी पार्टी को जम्मू में 8 नशिस्तें हासिल हुई हैं। ऐसे में पार्टी की मायूसकुन कारकर्दगी के लिए अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी पर तनकीद करने का मौका मिल गया है। बीजेपी 307 में से 81 जीती है। 148 जम्मू सूबे से सिर्फ 52 सीट पे जीती है, जबकि कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। ये एक आईना दिखाया है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कि आप तो क्लीन स्वीप करने के लिए पार्टी बुनियाद पे आपने चुनाव का घोषणा की, तमाम पार्टी के नेताओं को नज़रबंद करके बंद करके, अभी भी बंद हैं घाटी के अंदर तमाम लोग, और आपने पार्टी बेसिस पे चुनाव कराया और उसका हशर ये हुआ। मैं समझता हूँ हम उनके साथ हमदर्दी जता सकते हैं, मगर शर्म मुझको मगर आती नहीं। उससे लोगों ने जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आप कहीं नहीं हैं, सिर्फ झूठे वादे और खोखले नारे लगाने से लोगों का पेट नहीं भरता है। 10 महीने से जो पंचायतें थी उनको कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी जमीनी सतह के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर रही। इसकी वजह से पंचायती सतह पर इसके नुमाइंदों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ग्रास रूट पे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कि अभी निवारण नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली सरकार सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोर कोशिशें कर रही है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ग्रास रूट के इश्यूज अभी पूरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जो मिलिटेंसी का इम्पैक्ट है या जो टेररिज्म का इम्पैक्ट है उसको अभी हम निगेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ इश्यूज़ की वजह से इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है या जो ग्रास रूट पे जो लोग हैं जिनकी अभी बीडीसी इलेक्शंस में जिन्होंने वोट डालना था, तो वो काफ़ी सारे डिवाइडेड हैं और हर लोकलाइज्ड इश्यूज़ हैं। हर गांव का अपना इशू है, हर ब्लॉक का अपना इशू है, हर तहसील का अपना इशू है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना इशू उठ रहा है, जिन सबको भी संभालना मुझे लगता है कि अभी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक डाइवर्सिटी है पूरे रीजन में। अराउंड अबाउट 30 to 35% सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। पर अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक्चुअल बीडीसी बनाने का इशू है या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बीडीसी का क्या रोल होगा और किस तरह से उभर के आना है, तो उसकी जीत हुई है। बीडीसी इलेक्शंस में बीजेपी को ज़्यादातर सीटों पर हार का ही सामना करना पड़ा, जो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि पार्टी लीडरान इस हार को भी जीत मान रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी ने हार की वजूहात को नहीं तलाशा तो आगे की सियासी राह पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दोबारा आपका खैर मकदम है। शिवसेना 50-50 के फार्मूले पर अड़ी हुई है। वो चाहती है कि इसके मुतालबे पर बीजेपी ध्यान दे। जो निर्णय लेंगे उन निर्णय हम सबको मान्य होगा। एक लाइन का ठराव पास किया कि उद्धव साहब को सर्वाधिकार दिए गए, उद्धव साहब जो निर्णय लेंगे हमें सबको मान्य रहेगा। यस, पहले करार फिर सरकार। 50% जो अमित जी शाह
पक्ष प्रमुख बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और उद्धव साहब ठाकरे जो मातोश्री में चर्चा तय हुई थी 50-50 का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला से ही चलेंगे। ग्रुप लीडर ने किसी तरह का नाम नहीं, वो उसके बाद में तय होगा। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। वसीम हमारे साथ जुड़े हैं। वसीम, पहले करार हो फिर सरकार बने, यानी तय कर लिया है शिवसेना ने एक तरह से 50-50 के फार्मूले पर बीजेपी अमल करे। जी जरूर ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए और शिवसेना और बीजेपी की तरफ से गठबंधन की सरकार बनाने के फैसले हुए थे, उस दौरान कई विधायकों ने भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की थी, बातें की थी। और जिस तरह से आज शिवसैनिकों की जो बैठक हुई, इस बैठक में सभी शिवसैनिकों ने, खास करके विधायकों ने, इस बात को कह दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी चर्चा नहीं होने देंगे। देख रहे थे किस तरह से जो लोग हैं, शिवसेना के नेतागण हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और सभी की एक ही सुर है, एक ही आवाज निकल रही है कि जब जिस तरह से लोकसभा के दौरान उनके आला नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उस दौरान ये कहा गया था कि 50-50 का फॉर्मूला होगा, तो सत्ता में भी 50-50 ही चाहिए, और इस पे उन्हें बीजेपी को कहीं ना कहीं सहमति जरूर जतानी होगी। इसके बाद ही सरकार बनेगी। ये बंद सुर जो थे अब वो खुले आवाज में उठने लगे। इसकी साफ वजह यह भी है कि शिवसैनिकों का मानना है कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, उन्हें मुख्यमंत्री पद देना भी चाहिए। और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुई, तो बीजेपी के मुकाबले शिवसेना को भी बेहतर प्रदर्शन रहा है, और जिस तरह से जो वादे किए गए थे, अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। जी वसीम, अब जिस तरह से बातचीत हो रही है, शिवसेना अपनी शर्त रख रही है, बीजेपी के सामने है, दोनों पार्टियों के सामने, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं एक तरह से, और एक दूसरे के लिए मजबूरी भी है। ये दोनों पार्टियां दूसरों के साथ जा भी नहीं पाएंगी, तो क्या बीजेपी इसे कबूल करेगी? कितनी मुश्किल, कितना चैलेंज होगा बीजेपी के लिए कि 104 सीट जीतने के बाद भी उसको शिवसेना की बात माननी पड़ेगी? देखिए, जो सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़े चाहिए थे 145 सीटों का, वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से शिवसेना और बीजेपी दोनों ही जानती है कि एक दूसरे के बिना ये सरकार नहीं बना सकती है। और ऐसे वक्त में बीजेपी को भी इतनी जरूरत है शिवसेना की, और शिवसेना को भी इतनी जरूरत है बीजेपी की। दोनों की मिलने के बाद ही सरकार बन सकती है। तो ऐसे वक्त में शिवसेना इस बात से भली भांति जानती है। यही वजह है कि अपने जो सहयोगी दल है, जो पुरानी पार्टी है, उनसे ये बताने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना के साथ जो वादे किया था, उन वादों को तोड़कर आप सरकार नहीं बना सकते हो। ये जताने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे की जा रही है। फिलहाल तो दिवाली का वक्त चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा था कि दिवाली के बाद ही सत्ता को लेकर किसी तरह की चर्चा होगी, जो मंथन है वो किया जाएगा, और किस तरह की सरकार बनानी है और अपनी सहयोगी पार्टियों को सत्ता में किस तरह से लेना है। तो बीजेपी भी ये मान रही है कि उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिवसेना की जिस तरह से विधायक दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री हो, सत्ता में 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। इससे पहले 12 मंत्री उन्हें दिया गया था, अब उनको 50% की भागीदारी चाहिए, तो ये मंत्री पद भी बढ़ा कर दिया जाए, इस तरह की मांग साथ में रखी गई। लेकिन ये भी कहा गया है कि आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे, और उद्धव ठाकरे ने भी पत्रकार प्रेस के जरिए उन्होंने साफ कर दिया था कि जो चर्चा उनकी हुई थी, अमित शाह जी के साथ हुई थी, मुख्यमंत्री के साथ हुई थी, तो जो दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी, जो उन्होंने वादे किए, इंतजार करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे का कि वो किस तरह का फैसला लेंगे। लेकिन मुतालबा तो रख दिया है बीजेपी के सामने कि 50-50 के फार्मूले पर अमल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन के साथ। अब ऑफलाइन भी हज फॉर्म भरे जा सकते हैं। बिहार में हज दरख्वास्त फॉर्म ऑफलाइन भरने की सहूलत दी गई है। 2 दिन पहले ही न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी और हज कमेटी ऑफ इंडिया और बिहार हज कमेटी से बात की गई थी ताकि आम लोगों को हज फॉर्म भरने में आसानी हो। उम्मीद की जा रही है कि ऑफलाइन हज फॉर्म भरने की सहूलत से आज़मीन की तादाद बढ़ेगी और इसका फायदा हर आम खास तक पहुंचेगा। आज़मीन हज के लिए ये खुशी की बात है कि अब ऑनलाइन की जगह वो ऑफलाइन भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी हज की दरखास्तें वो जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन का भी इंतज़ाम हो गया है। बिहार रियासती हज कमेटी ने कई बार जो है मुतालबा किया सेंट्रल हज कमेटी से, तो बहरहाल ये फ़ैसला हो गया। हमारे साथ हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो चूँकि हम लोगों ने भी इस बात को चलाया था, न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को जो है चलाया था, तो ऑफलाइन का इंतज़ाम हो चुका है। क्या रहेगा सहूलत बिहार के आज़मीन हज को और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तादाद ज़ाहिर है बढ़ेगा आज़मीन हज का। जी, मतलब ऑनलाइन के साथ साथ ये ऑफलाइन का जो सिलसिला है ये कई सालों से चलता आ रहा था। इस साल हमारे हुकूमत हिंद ने, मतलब हमारे वज़ीर मौसूफ जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इनको सख्ती से मतलब रोक लगाया था कि सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। मगर जब अभी एक हफ्ता पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेशन जब चलने लगा
तो उनको भी कुछ एहसास हुआ। कुछ जगहों में तो अच्छी कामयाबी मिली उन्हें, मगर एक जम्मू कश्मीर है, एक हमारा बिहार है, बंगाल है, कुछ और अंडर स्टेट कोटा स्टेट है जहाँ काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी मतलब अपने हज कमेटी ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, आपके भी हवाले से भी इस खबर को आगे बढ़ाया था कि मतलब हाजियों के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी ज़रूरी थी। तो लिहाजा आप लोगों की भी मेहनत रंग लाई, अब हम लोग भी कोशिश किया, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिली है। तो बिहार को अभी ये मौका मिला है, बिहार और जम्मू कश्मीर बिहार को और जम्मू कश्मीर को ये मौका मिला है। तो अब हम लोग अपने सारे इजला में, जैसे हमारा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, इन सब जगहों में जो ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर है। उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ से वेबसाइट से निकाल करके और कुछ सेट हर सारे इजला में हम जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उन तक हम पहुँचा रहे हैं कि ताकि जो हमारे आज़मीन तो ऑफलाइन के ज़रिए भी इस फॉर्म को फिलअप करके, चाहे वो डाक से भेज दे या जो हमारा वहाँ सेंटर बना हुआ वहाँ जमा कर दे, या फिर कभी कोई मौका हो तो खुद आके भी जमा कर दे। ये सारी सहूलत अभी हम लोगों ने मुहैया करा रखी है। एक तरह से कहें तो हज कमेटी की ये मुहिम जारी हो गई है, क्योंकि ऑफलाइन हज का फॉर्म भरने से आप जैसा बता रहे हैं कि आज़मीन हज को काफ़ी सहूलत मुहैया की जाएगी। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि तादाद में इजाफा होगा। एक है कि बिहार में जो हज का कोटा है वो पूरा नहीं होता है। आपने खुद कहा था कि ऑफलाइन का इंतज़ाम नहीं होगा तो कोटा जो गुज़िश्ता साल जितने लोग गए थे उतने भी नहीं जा पाएंगे, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों की तरफ से क्या बाकायदा मुहिम चलाएगा? नहीं, इंशाअल्लाह इस तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। तो अभी ऑफलाइन आ जाने से हमारे बहुत सारे आज़मीन को ये सारी सहूलत हो गई है, क्योंकि मतलब हमारे मुस्लिम माशरे में तालीम की बहुत कमी है। अब वो किसी न किसी साइबर कैफ़े से मदद लेते थे या कोई कुछ इस किस्म के जो मतलब NGO वगैरह हैं उनसे मदद लेते थे, मगर अब इंशाल्लाह अब वो सारे लोग सरगर्म हो गए जो मतलब हज के काम को क्या करते थे। अब उनके लिए भी ये सहूलत हो गई है, वो अपने हाजियों की मदद के लिए भरपूर कोशिश करके और हर जगह आगे आके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पटना के हज कमेटी में भी इंतज़ाम है, पटना का जो ये हज भवन है यहाँ पे भी इंतज़ाम है, और जो आपके नोडल ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ ज़िलों में वहाँ पे भी इंतज़ाम आप लोगों ने किया है। देखिए, पटना हज भवन में तो ये मुकम्मल इंतज़ाम है, पासपोर्ट ऑनलाइन करने का, फॉर्म भी ऑनलाइन भरने का, और बाकी तो हमारा मुकम्मल ऑफिस यहाँ है। जो लोग ऑफलाइन करके फॉर्म लेके आएंगे उसको भी हम लोग यहाँ रिसीव कर रहे हैं, और फिर हम लोग अपने सिस्टम में उसको ऑनलाइन भी कर दे रहे हैं। और बेंगलुरु में आलमी सूफी सेंटर का बहाना जलसा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर शुहदा करबला की तालीमात और कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। सूफिया कराम ने कहा कि समाज में अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे को आम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला की खुशनुदी और औलिया अल्लाह का दामन थामे रखें। औलिया अल्लाह के दामन से एकजहती और इत्तेहाद और इत्तफाक अपने आप में पैदा कर लें तो हमारी कौम के लिए कोई नुकसान नहीं हो सकता। उलमा को सामने आना चाहिए, मुदब्बिर लोगों को सामने आना चाहिए, और सबसे बढ़कर सूफियों को साथ लेना चाहिए, क्योंकि सूफी ये जो जुल्म ज़्यादती करते हैं उसे दबाना जानते हैं। ज़रूरत है कि आज मसाजिद को आप ये खिदमत का एक जरिया बनाएं, मसाजिद से हॉस्पिटल को जोड़ें, मसाजिद से इल्म के शोबों को जोड़ें, मसाजिद से मदरसों को जोड़ें, मसाजिद से हर तरीके की दुनियावी ज़रूरतों को, ताकि मज़हब की ज़रूरतों को पूरा करें, और मसावत की तालीम के लिए गैर लोगों को भी वहाँ पर दावत दे करके बराबर से कंधा मिला करके चलना, ये आज की ज़रूरत, अहम ज़रूरत है। जंग काय को मोहब्बत की जंग छेड़ेंगे हम, हमें बगैर तलवार के क्या इमाम हुसैन लेके गए थे, फौज को लेके गए थे क्या? सोचो आप, फौज को लेके गए थे वहाँ पे, काहे की जंग की? वो थे 22,000, यहाँ 72 रुफूस थे यहाँ। ये जंग हमारी है मोहब्बत की। हम आपस में मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही, सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते तो मुसलमान भी एक। ये फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और टीपू सुल्तान की मुखालफत करने वाले बीजेपी लीडरों के लिए एक बुरी खबर है। बीजेपी के नौजवान लीडर शरद बच्चेगौड़ा ने कहा कि वो टीपू जयंती मनाएंगे।
शरद बच्चेगौड़ा बीजेपी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी हैं और बीजेपी रुकने पार्लियामान बीएन बच्चेगौड़ा के फर्जंद हैं। शरद बच्चेगौड़ा ने कहा कि इससे कबल मुझे टीपू जयंती मनाने से रोका गया था, लेकिन अब मैं खुले तौर पर टीपू जयंती मनाऊंगा। बेंगलुरु के करीब होसकोटे में शरद बच्चेगौड़ा उर्स की एक तकरीब में शिरकत करने गए थे। ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಬೇಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮೂರು ಬೆಣ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರು. ಈ ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕಣ್ಣ, ಈ ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೂರು, ಬೆಣ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ತಮಾಸ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ದಿನ ಟಿಪ್ಪು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನೆ BN ಬಚ್ಚೇಗೌಡ. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।